नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारी चर्चा का विषय होगा विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना में किस तरीके से फार्म लिए जा रहे हैं, विद्यार्थियों के बहुत सारे डाउट्स, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। किस प्रकार चयन होगा, कौन कौन से दस्तावेज, एक एक प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, फॉर्म कहाँ जमा होंगे। तो फॉर्म की अगर बात करें तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या फिर जिला कलेक्टर की तरफ से इस तरीके की विज्ञप्ति जारी की गई है। और फॉर्म का जो जमा होने का जो निर्धारित स्थान है, प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है और वो एक तरीके से संपूर्ण पंचायत का उसे पीओ निर्धारित किया गया है। तो उस पीओ के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, उनकी जितनी भी वैकेंट पोस्ट है, उन सब के फॉर्म आपको पंचायत स्तर के जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, पीओ लेवल का जो स्कूल है, उसमें जमा कराने हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार बालक क्या करते हैं, जब उन्होंने ऑनलाइन वैकेंट पोस्ट देखी तो बहुत सारे यूपीएस या पीएस स्कूल प्राइमरी लेवल के या उच्च प्राइमरी लेवल के जो स्कूल थे, उनमें भी वैकेंट पोस्ट उनको दिखा रही है। तो विद्यार्थी सीधे वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर उनके फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर फॉर्म लेने की अगर बात है तो हम देखते हैं कि जो फॉर्म जमा होंगे वो पीओ लेवल पर होंगे, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं वो पीओ के अंडर होते हैं, यूपीएस और पीएस। तो उनके फॉर्म भी आपको कहाँ जमा कराने हैं, पीओ लेवल का जो स्कूल है, और वो प्रत्येक पंचायत पर एक स्कूल निर्धारित किया गया है, वहाँ पर आपको जमा करानी। दूसरा है किस किस पोस्ट पर भर्ती है। अब ये एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है अभ्यर्थियों के मन में। बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्ती हो रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट पर भर्ती हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको आदेश को ठीक ढंग से पढ़ना है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक तो अध्यापक जिसमें L1 और L2, दूसरे वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर, और लेक्चर, ये 3 पोस्टों पर ही भर्ती प्रक्रिया की जा रही है और इन 3 पोस्टों पर ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आप बिल्कुल ही, आपको ठीक ढंग से जब आदेश पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, और अध्यापक में L1 और L2। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारे पास है। तीसरा प्रश्न है कौन कौन से दस्तावेज। तो दस्तावेजों की अगर बात करें तो जैसे हम बात करते हैं L1 और L2 की, तो वहाँ पर आपको L1 में प्री DLED का जो मार्कशीट है वो 10th और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सारे, और एक रीट पात्रता प्रमाण पत्र। यही प्रमाण पत्र आपको L2 की जो भर्ती है उसमें भी लगेंगे, 10th 12th, और इसमें एक एक्स्ट्रा और लगेगा, आपके बीए और बीएड की मार्कशीट लगेगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं L1 और L2 पात्रता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है या नहीं है। देखिए, वैसे तो किसी भी विज्ञप्ति में इस प्रकार की कोई लाइन मेंशन नहीं की गई है कि L1 और L2 के लिए आपको रीट प्रमाण पत्र लेना है या नहीं लेना है। फिर भी अगर हम सामान्य सी बात करते हैं तो जब भी L1 L2 की भर्ती होती है तो उस भर्ती से पहले एक पात्रता परीक्षा ली जाती है, जिसे हम रीट बोलते हैं, कहीं टेट बोलते हैं। तो उस प्रमाण पत्र की वैसे नॉर्मली में देखा जाए तो एक आवश्यकता होनी चाहिए। फिर भी कई विद्यालयों में आपके बिना रीट प्रमाण पत्र के फॉर्म जमा कर लिए हैं, कई विद्यालयों में नहीं भी किए हैं। तो अभी आपके पास समय है और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म जमा होने की। तो आप फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करके स्टाफ से आप देख सकते हैं, यानी आपका फॉर्म जमा करा सकते हैं। एक है चयन किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा प्रश्न यही चल रहा है। बहुत सारे लोग आक्षेप लगा रहे हैं, टीचर्स पर आक्षेप लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अप्रोच वाले जिन्होंने पहले से ही अपनी साठगांठ करके ये सीटें रिजर्व कर ली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ चयन होगा। और पीओ लेवल की जो चयन समिति बनेगी वो एक पद के लिए 3 जो टॉप मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट और उनके फॉर्म, दोनों चीज़ें वो सीबीओ कार्यालय में
यानी कि ब्लॉक स्तर की जो कार्यालय हैं, सीवीओ कार्यालय, उसमें जमा कराएंगे और सीवीओ कार्यालय से ये सारे फॉर्म कलेक्ट होकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीओ कार्यालय जाएंगे और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो चयन समिति है वो उसको अप्रूवल देगी और वहाँ से ये चयन प्रक्रिया होगी। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधलेबाजी की संभावना नहीं है। ये बिल्कुल ही दिमाग में नहीं लाएं कि इसमें किसी प्रकार की धांधलेबाजी होगी। बहुत सारे लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी हैं इस तरीके की कि इसमें तो पहले से ही जुगाड़ चल रहे हैं, लोग बाग पहले से ही ऊपर लेवल पर सेटिंग करके नौकरी लग जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल सारी पारदर्शिता के साथ कार्य होगा। और विद्यालय स्तर पर पीओ लेवल की जो चयन समिति है उस पर तो बिल्कुल ही इस प्रकार की कोई भी घटना होने की संभावना बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अपने आप में वो अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात, इस तरह की जो मानसिकता है वो अगर ऐसा लेकर चलेगा तो आप सभी जानते हैं कि उसकी जो नौकरी है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस प्रकार की कोई भी धांधली यहाँ पर नहीं होगी, घबराए नहीं। और ठीक है, तो इस प्रकार के जो 6 प्रश्न थे। अब लास्ट में एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, बेरोजगारी बहुत चरम पर हैं और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभ्यर्थियों के सामने टीचर लाइन में अभी कोई भर्ती दिख नहीं रही है, फिर भी आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती होने वाली है। लगभग 40,000 की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो सभी अभ्यर्थी बिना समय बर्बाद किए अभी से ही अगर तैयारी करेंगे तो ही आप उसमें जगह बना पाएंगे। और अगर हम इस तरीके से इधर उधर की बातों में समय बर्बाद कर देंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये चांस भी चला जाएगा। आपने देखा अभी जो लेटेस्ट जो रिजल्ट निकल के आए फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता के, तो उसमें लगभग 2000 वैकेंसी में से 1500 के लगभग वैकेंट पोस्ट रह गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी जो पढ़ाई है उसका स्तर उतने लेवल का नहीं हुआ है जितना हमसे आरपीएससी या फिर जो भी संस्था हमारी एग्जाम दे रही है जितना वो डिमांड करती है, उसके स्तर से हम अभी भी पढ़ाई में पीछे हैं। अब हम उस स्तर तक कब पहुंच पाएंगे? जब हम लगातार मेहनत करेंगे। जरूरी है हमें लगातार मेहनत करने की। विद्यार्थी क्या करता है? विज्ञप्ति आने का इंतजार करता है और जब विज्ञप्ति आती है फॉर्म अप्लाई करता है और उसके बाद सोचता है कि मेरे को इस भर्ती की तैयारी करनी है और उसमें 3 से 5 महीने के बीच वाले को मिलते हैं, तो वो एक भर्ती के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 1 से 1.5 साल की तैयारी टीचर के पद के लिए करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप उस पर जगह नहीं बना सकते। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। भर्ती का आना निश्चित है और भर्ती जरूर आएगी, इसलिए आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करिए और तैयारी करिए, ढंग से तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। जितना भी सिलेबस आपको दिया है उस सिलेबस की तह तक जाइए। सिलेबस जो भी सिलेबस मेंशन किया है प्रत्येक जो टॉपिक है उसकी तह तक जाइए, बिल्कुल जीरो से उसके अपर लेवल तक जाइए। इस तरीके की तैयारी आप करोगे तब जाके ही आप आरपीएससी की जो प्रक्रिया है, जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें अपने आप को जगह बना पाओगे। इसलिए जरूरी है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। सफलता का एक ही मूल मंत्र मैं आपको बता दूं, अगर कोई विद्यार्थी ये सोच के चलता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं 10 दिन में बहुत कुछ कवर कर लूँगा, 15 दिन में कवर कर लूँगा, 1 महीने की चीज़ 15 दिन में कवर कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपने सुना होगा कछुआ और खरगोश की कहानी। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो बालक अपने आप में थोड़े पहले से कमज़ोर होते हैं तो वो अपने आप में एक ऐसा एटीट्यूड लेके चलते हैं कि यार मुझे मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मैं अपने आप में इतना सक्षम नहीं हूँ। और जो बालक पहले से थोड़े से अप होते हैं या ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी मतलब पहले का जो एकेडमिक एजुकेशन है वो अच्छी हुई होती है, तो उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है कि हम कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। कर लेंगे के चक्कर में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए सभी को, चाहे वो कितने इंटेलिजेंट हैं, चाहे वो कितने ही कमज़ोर है, सभी को लगातार मेहनत, अनवरत प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कई बार कोई बालक 10 दिन पढ़ा और उसने 3 दिन घूमने में निकाल दिए, इधर उधर बातों में निकाल दिए, तो आप मान के चलिए कि वो बालक फिर से उसी जगह पर आ जाएगा। क्योंकि एजुकेशन का या शिक्षा का या पढ़ाई का एक रूल है, वो उसको अपन को लगातार हाजिरी देनी है, लगातार ही पढ़ना है। लगातार अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम सफल
हमारे जो सफल होने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए सफलता अगर आपको चाहिए तो अनवरत लगातार प्रयासरत रहिए और यही एक सफलता का मूल मंत्र है। जय हिंद, जय भारत।